हाय एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने AIPMT 2014 तक के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। इस वीडियो में हम AIPMT 2015 ऑनवर्ड्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड and is given by E equal to AR. The charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field is given by a conceptual question. एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, डिफिकल्ट नहीं है, टफ नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और बहुत इजीली सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन बिलोंग करता है फ्रॉम द टॉपिक गॉस लॉ। मैं आपको सवाल समझाता हूं। सवाल कह रहा है कि एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी जो रेडियली आउटवर्ड एक्ट कर रही थी। कह रहा है कि अगर हम एक स्फीयर इमेजिन करें जिसकी रेडियस स्मॉल है ए है और इस स्फीयर का जो सेंटर है वो कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिन पे ही है, तब उस केस में उस स्फीयर के द्वारा एनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स over a closed surface is given by charge enclosed by the surface divided by epsilon naught and electric flux को निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA which will be equal to Q in upon epsilon naught, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली E डॉट A होगा अगर हमारी फील्ड यूनिफॉर्म रही तो। यूनिफॉर्म फील्ड के केस में आप E डॉट A के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, बट अगर आपकी फील्ड वेरिएबल हो या फिर आपका एरिया कर्व्ड हो, फ्लैट ना हो, इन दैट केस हम फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA की मदद लेते हैं और इसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, है ना। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA की वैल्यू हो गई Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें कह रहा है कि रीजन में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है एंड रेडियली आउटवर्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिन पे ही हमारे स्फीयर का सेंटर प्रेजेंट होगा अगर, तब उस केस में ए रेडियस के स्फीयर ने टोटल कितना चार्ज एनक्लोज किया होगा। तो डेफिनेटली यहां पर मुझे Q इन की रिक्वायरमेंट है ना। नाउ अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, A इंटू आर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वेरिएबल है। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिन से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। बट हम यहां पर जो स्फीयर इमेजिन कर रहे हैं जिसके रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू A है, और क्योंकि स्फीयर का सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन भी है तो यहां पर मैं इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन भी मान सकता हूं। इसे मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूं। लेट अस कंसीडर दिस एक्सिस एज वाई एक्सिस और ये हमारी जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, परफेक्ट। यहां तक की बातें एकदम इजीली आप समझ सकते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना कहां है, हमें निकालना है इस स्फीयर के सरफेस पे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो डेफिनेटली इस सरफेस के लिए जो आर की वैल्यू होगी, जो आर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, उस आर की वैल्यू स्फीयर के रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो डेफिनेटली स्फीयर के सरफेस पे रहने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E इक्वल टू A इंटू स्मॉल a। परफेक्ट। कैपिटल A हमारे कांस्टेंट की वैल्यू रही और स्फीयर के रेडियस की वैल्यू स्मॉल a हो गई। अब यहां पर अगर मैं एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लूं जिसके वैल्यू हम यहां पर dA मान लेते हैं, तब इस केस में इस पॉइंट पे रहने वाले एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर में आउटवर्ड हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है क्योंकि वो रेडियली आउटवर्ड है। तब क्योंकि फील्ड भी आउटवर्ड है और इस पॉइंट पे कंसीडर्ड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, तो E एंड dA के बीच में रहने वाला एंगल हो गया 0 डिग्री। तो अगर मुझे फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं डेफिनेटली E dA cos थीटा भी लिख सकता हूं which will be equal to Q in upon epsilon naught। और यहां पर इंटीग्रेशन के साइन में मुझे एक सर्कल लगाना चाहिए। सर्कल का मतलब ये होता है कि हम फ्लक्स एक क्लोज्ड सरफेस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहां पर अगर आप एंगल देखें तो कितना होगा, एंगल विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। अगर आप इस स्फीयर के किसी अदर पॉइंट को भी कंसिडर किए होते तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उस पॉइंट पे रहने वाले एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो होता वो 0 डिग्री ही होता। मान लिया जाए यहां पर एक मैं पॉइंट कंसिडर करता हूं, तो क्योंकि फील्ड मेरी रेडियली आउटवर्ड है तो यहां पर भी जो फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड है, ये हमारी फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और इस पॉइंट पे अगर एक मैं एरिया वेक्टर डिफाइन करूं तो उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इस पॉइंट के सरफेस के परपेंडिकुलर में ही होगा। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में रहने वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट के लिए
थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो फाइनली ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। अब क्योंकि फील्ड रेडियली आउटवर्ड है तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो फील्ड की वैल्यू होगी वो a इंटू ए ही होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए क्योंकि सरफेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ई कांस्टेंट होने के कारण, ई की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने के कारण ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। तो ई मेरा बाहर चला आया। अब बचा कौन मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बचा मेरे पास। एंड जहां तक कॉस थीटा का सवाल है, मैं पहले बता चुका हूं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने के कारण कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, और ये मेरा आरएचएस बन गया क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंप्लाइज दैट। अब फील्ड की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बताई है, ए इंटू ए। डीए मेरा छोटा सा एरिया था, तो अगर मैं पूरे के पूरे सरफेस के लिए, पूरे के पूरे स्फीयर के लिए अगर मैं डीए को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझको इस स्फीयर का एरिया मिल जाना चाहिए, और इस स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू ए के बराबर है। तो यहाँ लिखूंगा मैं 4 पाई ए स्क्वायर विच मस्ट बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फाइनली क्यू इन की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। सो इट विल बी इक्वल टू कैपिटल ए इंटू ए स्क्वायर विल बिकम ए क्यूब, 4 पाई अपनी जगह पर रहने दिया जाए, एंड एप्सिलॉन नॉट को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को। सो आंसर विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए क्यूब। सो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन री एआईपीएमटी 2015 से बिलोंग करता है। 2015 में एआईपीएमटी 2 बार हुआ था, तो जो सेकंड टाइम हुआ था उससे क्वेश्चन बिलोंग करता है। क्वेश्चन कहता है इफ पोटेंशियल इन a region is expressed as v equal to 6xy minus y plus 2yz, the electric field at point 1,1,0 is। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी एआईपीएमटी में आए हुए हैं, और मैंने आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी अच्छे ढंग से, काफी डिटेल में सिखाया। और अगर आपने मेरे उन क्वेश्चंस को देखा है, अगर उनको सॉल्व करते हुए अगर आपने वीडियो में देखा है, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। आप बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को फिर भी सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आप एकदम ध्यान से सुनिए अगर आपसे नहीं बनता है तो। मैंने आपसे बात कही थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में रिलेटेड हैं। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, क्योंकि एक चार्ज अपने सराउंडिंग में जो प्रॉपर्टी डेवलप करता है, जो फिजिकल क्वांटिटी डेवलप करता है, उसको आप वेक्टर के टर्म्स में भी समझ सकते हैं, स्केलर के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर वे में समझने का तरीका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी प्रॉपर्टी को एक वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में समझने का तरीका होता है, और आपस में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से निकालनी है, तब हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के 3 एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स हो सकते हैं। हम एक फील्ड को, एक वेक्टर क्वांटिटी को 3 एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप ऑप्शंस चेक करते हैं तो ऑप्शंस में भी हमको जो फील्ड गिवन है वो कंपोनेंट के फॉर्म में ही गिवन है। तो यहाँ पर मुझे फील्ड की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की तरफ कंपोनेंट निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होती है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये बात हमने ऑलरेडी सीखी हुई है। अगर आप पोटेंशियल को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें पार्शियली, तब उस केस में हमें मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस माइनस मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम डेल v अपॉन डेल x को हम ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल अलोंग x एक्सिस भी कह सकते हैं। यहां पर जब मैं v को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, तब मेरे लिए सिर्फ वेरिएबल x होगा, y एंड z को मैं कांस्टेंट कंसीडर करके यहां पर डिफरेंशिएशन को किया करूंगा या करूंगा। तो हम कहना ही चाहते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग x एक्सिस इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग x एक्सिस, और यहां पर अगर मैं v को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझको फील्ड x एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट मेंटेन कर रही है वो मुझे मिल जाएगी। तो करते हैं इसे, सो माइनस, तो नाउ माइनस मेरे एक्सप्रेशन का माइनस है, तो मेरे पोटेंशियल में टोटल कितने टर्म्स हैं? टोटल 3 टर्म्स हैं। तो तीनों टर्म्स का मुझे अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले टर्म के लिए 6xy में 6y कांस्टेंट होकर के बाहर हो गया, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 1,
1 इंटू 6y विल बी 6y। अब बचा माइनस y, तो क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y मेरा कांस्टेंट होगा और इसके लिए सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया 0। सिमिलरली थर्ड टर्म का भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। सो फाइनली मुझे वैल्यू मिल जाएगी -6y। अब हमें जिस पॉइंट पे फील्ड पूछा गया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 1, 0। तो इस एक्सप्रेशन में मुझे अब एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी थी, बट यहाँ पर खाली वाई है, एक्स और जेड तो है नहीं, तो वाई की जो भी वैल्यू है मुझे पुट कर देनी चाहिए। ये मेरी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ये मेरी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू और ये मेरी जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ना। तो यहाँ पर अब मुझे वाई की जगह में पुट करना है 1, तो 1 पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा -6। तो फाइनली मुझे फील्ड की एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट मिल गई। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, इट विल बी इक्वल टू -del v अपॉन del y। अब मुझे y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। सो माइनस अपने एक्सप्रेशन का रहने दिया जाए। अब अगर मैं देखूं पहले टर्म में, तो अब यहाँ पर क्योंकि मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x का कांस्टेंट लूंगा, तो 6x कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ पर -y, तो -y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1। और अगर मैं बात करूं 2yz की, तब इस केस में 2z कांस्टेंट होकर के बाहर एंड y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। तो फाइनली मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन मुझे x एंड z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू 1 लेने बोला है, z की वैल्यू 0 लेने बोला है, तो ये टर्म तो 0 हो गया। अब यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो 6 इंटू 1 विल बिकम 6, 6 माइनस 1 विल बिकम 5। सो फाइनली मुझे -5 मिलने वाला है। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग z एक्सिस की, इट विल बी -del v अपॉन del z। तो चलिए z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन 0, सेकंड टर्म का भी 0। अगर मैं बात करूं थर्ड टर्म की, तो 2y कांस्टेंट होकर के बाहर हो जाएगा, z का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। सो फाइनली मुझे -2y मिल रही है। अब y की वैल्यू 1 पुट कर दूं, देन इट विल बी इक्वल टू -2। सो फाइनली मुझे फील्ड की कंपोनेंट्स मिल चुकी हैं। अब मेरा फाइनल फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू EXi कैप प्लस EYj कैप प्लस EZ k कैप। सो नाउ EX की वैल्यू आ गई हमारी, सो -6i कैप प्लस, यहाँ पे लिखूंगा मैं -5j कैप प्लस EZ की वैल्यू आई थी -2k कैप। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। तो मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, सो फाइनली आंसर मिलेगा 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो आप आंसर चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सो -6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नीट सेकेंड 2016 से बिलोंग करता है। 2016 में नीट 2 बार हुआ था, तो जो सेकेंड टाइम हुआ तो उससे क्वेश्चन बिलोंग करता है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with an electric field intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter each. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बिल्कुल आप कर सकते हो आसानी से। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इन दैट केस इट मे एक्सपीरियंस अ टॉर्क, और जो टॉर्क वो एक्सपीरियंस कर सकता है उस टॉर्क को हम लिखते हैं T इक्वल टू P क्रॉस E। अगर आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक टॉर्क की वैल्यू होती है P क्रॉस E, जहां पर P हमारे डायपोल के डायपोल मूवमेंट की वैल्यू होती है और E हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब अगर मैं टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करूं, देन इट विल बी इक्वल टू PE साइन थीटा। यस और नो, A क्रॉस B की वैल्यू AB साइन थीटा होती है, तो P क्रॉस E की वैल्यू PE साइन थीटा हो जाएगी। तो टॉर्क की वैल्यू हमें गिवन कितनी है, इट इज गिवन टू बी 4 न्यूटन मीटर, तो T की जगह में मैं 4 पुट कर दिया। अब बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन दो चार्जेस से किया जाता है, जहां पर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड तो सेम होनी चाहिए बट उनकी पोलैरिटी अपोजिट होनी चाहिए, है ना। तो जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक -q चार्ज का पार्टिकल है, यहाँ पर एक +q चार्ज का पार्टिकल है, और इनके बीच की दूरी को मैं L मान लेता हूं, तब इस कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, और इसकी डायपोल मोमेंट होती है P इक्वल टू दोनों में से किसी भी एक के चार्ज की मैग्नीट्यूड, जो कि मैं Q ले लेता हूं, और उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी जो कि फिलहाल हमारी L है। इसे ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन -q से +q की तरफ होता है। तो यहां पर अगर मैं P की मैग्नीट्यूड पुट करूं तो मुझे पुट करना चाहिए Q इंटू L,
और यहाँ पर हमें पहले ही बोला है कि डायपोल की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, तो एल की जगह में मुझे 2 सेंटीमीटर पुट करना है, सो इट विल बी 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। जहां तक फील्ड का सवाल है, फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10⁵ और थीटा हमें 30 डिग्री दिया है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। सो 2 एंड 2 तो आपस में रिड्यूस हो गए, सो फाइनली मुझे Q निकालना था, सो Q विल बी इक्वल टू, सो 4 से अगर मैं 2 डिवाइड कर दूं तो यहाँ बचेगा 2, 10⁻⁻² इंटू 10⁵ बिकम्स 10⁻3, जो कि LHS में आकर के 10⁻³ हो जाएगा। एंड SI सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है कूलम, सो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ कूलम, दैट इज 2 मिली कूलम। सो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नीट 2017 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन कहता है द डायग्राम्स बिलो शो रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। तो हमको इन चारों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखो सवाल समझाता हूं। सवाल में हमें 4 डायग्राम गिवन है, इन चारों में हमें शो किया गया इक्विपोटेंशियल सरफेस को, और बता रहा है कि अगर पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाया जाए तब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं, ऑप्शंस जो है वो वर्क के रिगार्डिंग है ना, यहां पर हमें वर्क के रिगार्डिंग ऑप्शंस पूछा गया है, तो वर्क को लेकर के बात कर लेते हैं। तो अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट ए से लेकर के किसी पॉइंट बी तक मूव करवाते हैं, इन दैट केस जो वर्क हम करते हैं उस वर्क को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पर Q हमारा वही पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी हमने मूवमेंट की है, एंड डेल्टा V हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्योंकि हमने पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक चार्ज को मूव करवाया है, तो यहां पर डेल्टा V की जगह में मुझे लिखना चाहिए पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। तो अगर आप किसी पार्टिकल Q को पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव करवाते हो, तब उस केस में जो वर्क किया जाएगा, जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, उसे फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले की मदद से आप आंसर निकाल सकते हैं वर्क का। तो अगर मैं देखूं फर्स्ट डायग्राम में पॉइंट ए की पोटेंशियल की वैल्यू 10 है, पॉइंट बी के पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 40 है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हम मेंटेन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन किया गया है वो है 40 माइनस 10 दैट इक्वल्स टू 30। सेकेंड केस में देखें तो ए के पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है, बी के पोटेंशियल की वैल्यू भी कितनी है 40 वोल्ट है, अगेन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 40 माइनस 10 हाउ मच 30 वोल्ट। थर्ड केस में अगर मैं देखूं तो ए की पोटेंशियल 10 है, बी की पोटेंशियल 40 है, अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 30 वोल्ट आ रही है। एंड फोर्थ केस में ए की पोटेंशियल 10, बी की पोटेंशियल 40, तो फोर्थ केस में भी डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ रही है 40 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट 30 वोल्ट ही आ रही है। तो चारों के चारों केसेस में डेल्टा वी की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं, सेम है। हालांकि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जो नेचर है वो अलग अलग है, बट स्टिल पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो चारों के चारों केसेस में कितना है 30 वोल्ट आ रहा है। और क्योंकि सेम चार्ज को चारों केसेस में मूव करवाया गया है, तो चारों केसेस के लिए क्यू भी सेम है, डेल्टा वी भी सेम है, और इसके लिए वर्क की वैल्यू हर केस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम। ऑप्शन 1 ही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, हर केस में वर्क की वैल्यू सेम होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नीट 2017 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन कहता है सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -e and the other is e plus delta e. If the net of the electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size apart is 0, then delta E is of the order of mass of the hydrogen atom हमें given है। देखिए सवाल कह रहा है कि अगर ऐसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जहां पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम ना हो करके उसमें हल्का फर्क हो, तब कहता है उस केस में दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में रहने वाला अगर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाएं, इन दैट केस जो डिफरेंस होगा, जो डेल्टा यहां पर दिया है, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हम जानते हैं कि करंट सिचुएशन में अभी हमारे नेचर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबके चार्जेस के मैग्नीट्यूड प्रोटॉन्स के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के एग्जैक्टली इक्वल है, और दोनों की पोलैरिटी एकदम ऑपोजिट होती है। हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव मानते हैं एंड प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एक एटम में रहने वाले
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ एग्जैक्टली सेम होती है, और इसी कारण से एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर मैं बात करूं दो हाइड्रोजन एटम की, तब इस केस में इस हाइड्रोजन एटम के भी नेट चार्ज की वैल्यू जीरो है, इसके भी नेट चार्ज की वैल्यू जीरो है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, और इसका भी नेट चार्ज जीरो, इसका भी नेट चार्ज जीरो। और इसीलिए यहां पर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये दोनों एटम्स के बीच में फिलहाल किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, क्योंकि इन दोनों के मासेस तो काउंट किए जाएंगे, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर है, बट इनके बीच में फिलहाल कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को चलो मैं माइनस ही मान लेता हूं, एंड प्रोटॉन के चार्ज को मैं ई प्लस डेल्टा ही मान लेता हूं, तब उस केस में जो एटम्स होगा या जो एटम्स होंगे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होंगे, उनके एक नेट चार्ज की वैल्यू आएगी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली आप ऐड कर देंगे, सो माइनस ई प्लस डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ई। तब उस केस में पहला हाइड्रोजन एटम के पास भी चार्ज होगा डेल्टा ई, दूसरे के पास भी सिमिलर वे में चार्ज की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ई। और इस केस में अगर हम देखें तो दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स आएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होना चाहिए, क्योंकि दोनों का चार्ज का नेचर सेम हो जाएगा। तब इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है, एंड लाइक चार्जेस के बीच में रहने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो हमेशा रिपल्सिव नेचर का होता है। तब इस केस में बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर अट्रैक्टिव नेचर का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर रिपल्सिव नेचर का है, और कह रहा है कि अगर इन दोनों फोर्सेस का सम, इनकी जो नेट वैल्यू है, अगर वो जीरो हो जाए, तब उस केस में डेल्टा ई का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, और इनके बीच में रहने वाले डिस्टेंस की वैल्यू हमें डी गिवन है। कहा है कि इन दो एटम्स के बीच की दूरी को स्मॉल डी ले लेने के लिए, है ना। तो यहां पर मैं बिल्कुल एच पर द सिचुएशन लिखता हूं, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, जो यहाँ पर डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई हो जाएगा डेल्टा ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं G m1 m2, तो दोनों के मास की वैल्यू सेम रहेगी और मास हमें गिवन है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये स्क्वायर कर देता हूँ अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ऑब्टेन किया गया है और एक कूलम्स लॉ से ऑब्टेन किया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल विजिबल है कि डी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मुझे डेल्टा ई के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए मैं एक्सप्रेशन को डेल्टा ई के टर्म्स में कन्वर्ट करता हूँ। सो इम्प्लाइज दैट डेल्टा ई विल बी इक्वल टू, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो आरएचएस में न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो मुझे मिलने वाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी मास ऑफ हाइड्रोजन स्क्वायर। एंड मैं बात करूं डेल्टा ई के स्क्वायर की ये वैल्यू हो गई, तो डेल्टा ई की वैल्यू निकालने के लिए मुझको यहां पर रूट भी लेना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर रूट ले लिया है। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने न्यूमरेटर में रख दिया आरएचएस साइड में, और डेल्टा ई के लिए रूट ले लिया, तो ये हमारी डेल्टा ई की वैल्यू आ गई। अब यहां पर वैल्यू पुट करके हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को निकाल देते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, एंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के स्क्वायर के रूट की वैल्यू हमारी यहां पर हो जाएगी मास ऑफ हाइड्रोजन, एंड यहां पर रूट जो रहेगा बस इतना रहेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन के स्क्वायर के रूट की वैल्यू मैंने ऑलरेडी मास ऑफ हाइड्रोजन ही कर दिया है, ठीक है। सो नाउ यहां पर हम देखते हैं, सो नाउ 1/9 के रूट की वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू 10 टू द पावर -11 अपॉन 10 टू द पावर 9 becomes 10 टू द पावर -20, जिसके रूट की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -10। 6.67 के रूट की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो देखिए 6.67 के रूट की जो वैल्यू है वो बेसिकली 2 से ज्यादा होगी बट 3 से छोटी रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू 4 से बड़ी और 9 से छोटी है। तो मोर और लेस इसकी वैल्यू 2.5 2.6 के बीच में कुछ आनी चाहिए, तो मैं इसको राउंड फिगर 2.6 ले लेता हूं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, 2.6 अपन ले लेते हैं। नाउ ये हो गया, और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। अब इसे सॉल्व करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूं, 2.6 अपॉन 3
कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, देखिए मैं एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ही बताना है, तो 2.6/3 को मैं अप्रोक्सीमेटली 0.9 लिख देता हूं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू हल्की बड़ी आ रही है बट फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहां पर मैं इसे 0.9 लिख देता हूं। अब मैं 0.9 को 1.67 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखते हैं क्या मिल रहा है हमको। तो 9 7 जा 63, कैरी बचा 6, 6 9 जा 54, 54 प्लस 6 बिकम 60, कैरी बचा 6, 9 1 जा 9 प्लस 6 की वैल्यू हो गई कितनी 15। यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहां पर 1 है तो यहां पर डेसिमल के बाद मैं 3 डिजिट लगा देता हूं, इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 10 टू द पावर -10 बिकम्स 10 टू द पावर -37। तो ये मेरे डेल्टा ई की वैल्यू आ रही है। अब मुझे पूछा क्या गया, यहां पर मुझे पूछा गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है मैं समझाता हूं। आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद ही हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं। मैं बताता हूं क्या होता है। तो देखिए, आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में, अभी साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, जहां पर a की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए। तो देखिए ये भी मेरा साइंटिफिक नोटेशन में ही है, जहां पर a हो गया कितना 1.503, बाकी 10 टू द पावर b को यहां पर मैं 10 टू द पावर -37 मान रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा साइंटिफिक नोटेशन है। तो अगर a की वैल्यू 5 से छोटी या फिर इक्वल रही, तब जो 10 का पावर b होता है उसी को ही हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। इन दैट केस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर b ही हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। एक्चुअली हम पावर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं, बट यहां पर आपको 10 के पावर के टर्म्स में दिया है तो आप उसी तरह से समझ लीजिए। तो अगर a की वैल्यू 5 के इक्वल या फिर छोटी रही, तब 10 टू द पावर b को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और अगर a की वैल्यू 5 से बड़ी रही, तब उस केस में 10 टू द पावर b प्लस 1 को हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो क्योंकि यहां पर मेरे a की वैल्यू मींस 1.503 क्योंकि 5 से छोटा है, इसीलिए 10 टू द पावर -37 ही हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, और इसी कारण से ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of electrical field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in through the same vertical distance h. The time fall of the electron in comparison to the time fall of the proton is. मैं समझाता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर पहले बोला गया था कि एक पर्टिकुलर प्लेस में ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो ऊपर की तरफ शुरुआत में डायरेक्टेड थी, और एक इलेक्ट्रॉन को फ्रीली फॉल करवाया गया। तो देखिए यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, तब यहां पर हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम ग्रेविटी के इफेक्ट को यहां पर बिल्कुल भी काउंटिंग में नहीं लेंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नीचे की तरफ, है ना। और नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करने के कारण ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट करेगा, और इसको वर्टिकल डिस्टेंस h आने के लिए मान लो कुछ समय लगा होगा t, ये हम मान करके चलते हैं। अब कह रहा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर की तरफ थी वो हो गई अब नीचे की तरफ, और अब एक प्रोटॉन को फॉल करवाते हैं। तो क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब इस केस में क्योंकि फील्ड नीचे है और प्रोटॉन को फॉल करा रहे हैं, तो प्रोटॉन किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, प्रोटॉन अब नीचे की तरफ ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब वो नीचे की तरफ एक्सीलरेट करेगा, और अब जब वो एक्सेलरेट करेगा तो सेम डिस्टेंस h आने के लिए उसको जो समय लगा उसको अपन मान लेते हैं t डैश। तो बताना है कि कौन सा समय बड़ा या फिर छोटा होगा, हमको ये बताना है कि क्या उनके बीच में कंपैरिजन हो सकता है। तो देखिए समझना बहुत आसान है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है हमेशा चार्ज इनटू फील्ड। अगर कोई q चार्ज का पार्टिकल e इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो, तब उस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती q इंटू e। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों के चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को सेम मैग्नीट्यूड वाली फील्ड में रखा गया या फिर मूव करवाया गया, और इसीलिए उन दोनों पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू तो सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, लेकिन
अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन दोनों का अलग अलग होगा। कारण क्या है, क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के मासेस डिफरेंट है। हम जानते हैं एक्सीलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास, तो यहां पर QE दोनों के लिए सेम है, बट मास दोनों का तो अलग है ना। इलेक्ट्रॉन बहुत टाइनी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास की तुलना में काफी कम है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास की तुलना में 1840 टाइम्स ज्यादा है। मैं बता दूं आपको, अ मास ऑफ प्रोटॉन इज बेसिकली इक्वल टू 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन काफी भारी है, और इसीलिए क्योंकि दोनों के मास की वैल्यूज डिफरेंट है, दोनों के लिए एक्सीलरेशन भी डिफरेंट होगा, और इसीलिए दोनों को आने में लगने वाला समय डिफरेंट होना चाहिए। अब क्योंकि डिस्टेंस को यहाँ पर रिलेट किया गया है, तो मैं यहाँ पर काइनेमेटिक्स के सेकंड इक्वेशन की मदद ले लेता हूँ। काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन कहती है कि वर्टिकल डिस्टेंस h हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। ये हम जानते हैं कि काइनेमेटिक्स के सेकंड इक्वेशन से अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट करे, तब उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो दोनों ही केसेस में शुरुआत में जो चार्जेस थे वो रेस्ट में थे, और इसीलिए दोनों केसेस में ut की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि u 0 है। तो फाइनली अगर मैं t की बात करूं, तो t का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है 2h, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ut तो 0 हो गया, बाई a करना है। अब a की वैल्यू कितनी है, QE बाई एम है, तो यहाँ पर QE बाई एम आप विजुअलाइज कर लीजिए। तो QE बाई एम में जो m है वो LHS में आकर के न्यूमरेटर में आ जाएगा, एंड QE डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इससे मुझको मिल गया t स्क्वायर। तो t निकालने के लिए मुझको यहाँ पर रूट लेना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। अब देखिए कंपेयर करें तो दोनों के लिए 2 सेम रहेगा, दोनों के लिए h की वैल्यू भी सेम है, दोनों के लिए q एंड e की वैल्यू भी सेम है। डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस सिर्फ उनके मासेस में है। और क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है, यहां पर मैं बिल्कुल क्या कहना चाहता हूं, t इज प्रोपोर्शनल टू रूट m। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और जिसका मास कम होगा उसको कम समय लगेगा। तो इसीलिए यहां पर क्या बोला है हमको, द टाइम फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम फॉल ऑफ प्रोटॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन को कम समय लगेगा। तो स्मॉल, और ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो गया। ऑप्शन 1 ही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अदर ऑप्शंस की बात करें 5 टाइम्स 10 टाइम्स तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं T1 बाई T2 करता हूं तो इसमें मुझको रूट M1 बाई M2 करना पड़ेगा, और उस केस में 1840 के रूट की वैल्यू ना तो 10 होती ना तो 5 होती है। इसके लिए ऑप्शन 2 एंड 3 तो नहीं हो सकते, ऑप्शन 1 ही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगर आप रेशियो लेते भी हैं तो आपको ऑप्शन 2 एंड 3 तो नहीं मिलने वाला है ना, तो ऑप्शन 1 के साथ आगे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नीट 2019 से बिलोंग करता है। अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from the center. अच्छा देखिए, क्वेश्चन बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग है, जो किसने फॉर्म की है, एक होलो मेटेलिक स्फीयर ने फॉर्म की है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं स्मॉल r के थ्रू किसी भी डिस्टेंस को शो करूं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तब r की वैल्यू अगर कैपिटल R से छोटी हो, जो कि यहां पर हमारे स्फीयर के रेडियस की वैल्यू है, स्मॉल r से हमने एक रैंडम डिस्टेंस को शो किया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, देन फॉर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, मैं बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेटेलिक स्फीयर के लिए 0 होती है। फॉर r इक्वल टू r, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जहां पर q हमारे स्फीयर के चार्ज की वैल्यू हो गई। एंड फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, e की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। आपको ये डेटा बिल्कुल पता होना चाहिए, और इन डेटा के थ्रू आप डेफिनेटली कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन 1 पढ़ते हैं, इंक्रीजेस एज r इंक्रीजेस फॉर r लेस देन कैपिटल R, एकदम गलत बात हो गई। सेंटर से लेकर के सरफेस तक फील्ड तो 0 ही है ना, जब तक आप सरफेस तक नहीं आ जाते तब तक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या मेंटेन रहेगी, 0। एट द सरफेस इट बिकम्स नॉन जीरो। तो फ्रॉम सेंटर से सरफेस तक पहुंचते पहुंचते हर जगह पर फील्ड क्या यहां पर हमारी 0 है। तो ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि कह रहा था कि फील्ड इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन 2 कहता है 0 एज r इंक्रीजेस फॉर r लेस देन कैपिटल R, डिक्रीजेस एज r इंक्रीजेस फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R, एकदम सही बात है। जब तक स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है तब तक 0 मेंटेन रहेगी, और जैसे ही
आर की वैल्यू कैपिटल आर से बढ़ेगी तब फील्ड की वैल्यू में डिक्रीमेंट आएगा, क्योंकि यहां पर हम बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं थर्ड केस के लिए दैट फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अब मैं अगर फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊं तब आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली डिपेंड कर रहा है फील्ड, तो जितना ज्यादा आप डिस्टेंस करेंगे फील्ड उतनी कम होती जाएगी। डिस्टेंस को डबल कर देंगे आउटसाइड पॉइंट्स के लिए तो फील्ड 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, 3 टाइम्स कर देंगे तो 9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। सो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, अदर ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नीट 2019 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? आसान सा क्वेश्चन है, अगेन गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं जिसमें एक के चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है प्लस लेमडा, दूसरे की है माइनस लेमडा। तो कहता है इनके बीच की अगर दूरी 2r हो तब इनके बीचों बीच फील्ड कितनी होगी। तो बीच में एक पॉइंट में P मार्क कर देता हूं और हमको ये बताना है कि पॉइंट P पे मिडवे पॉइंट पे टोटल फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए किसी पॉइंट पे डेवलप होने वाला जो फील्ड होता है उस चार्ज से अवे होता है एंड नेगेटिव चार्ज से बनने वाली फील्ड किसी पॉइंट पे उस चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होती है। बात आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। यहां पर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है एंड इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए किसी पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो उस लाइन चार्ज के साथ 90 डिग्री के एंगल पे बनती है। तो यहां पर क्योंकि ये वाली लाइन चार्ज को मैंने पॉजिटिव लिया है तो इस लाइन चार्ज के लिए पॉइंट पी पे जो फील्ड होगी वो इस लाइन चार्ज के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आउटवर्ड होगी, मींस अवे होगी, और इस लाइन चार्ज के लिए जो फील्ड होगी उसी की तरफ डायरेक्टेड होगी। ये बात आपको समझनी चाहिए। और क्योंकि इन दोनों ही लाइन चार्जेस के लिए बनने वाली फील्ड का डायरेक्शन सेम है और क्योंकि दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, यहां पर जो रिजल्टेंट फील्ड होगी इन दोनों फील्ड्स के एल्जेब्रिक सम के बराबर हो जाएगी। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तब उनका रिजल्टेंट a प्लस बी होता है, मतलब उनकी मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ऐड कर दिया करते हैं। तो अगर लेफ्ट वाले लाइन चार्ज के लिए फील्ड E1 है एंड राइट वाले के लिए E2 है तब यहां पर रिजल्टेंट फील्ड E1 प्लस E2 हो जाएगी। नाउ अब बात करते हैं कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज अपने से r डिस्टेंस पे कितनी फील्ड बनाती है। तो उस फील्ड को निकालने का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जहां पर लेमडा उसके चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है एंड r उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है लाइन चार्ज से जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी होती है। तो यहां पर स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्योंकि पॉइंट पे मिड वे है और क्योंकि दोनों लाइन चार्जेस के बीच की दूरी 2r है तो पॉइंट की दूरी हर एक लाइन चार्ज से कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू कैपिटल R। तब इस हिसाब से हमारी नेट फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E1 प्लस E2, जो कि मैंने पहले भी आपसे कहा। तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। सो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r की जगह में कैपिटल R। E2 की बात करें तो भी सेम एक्सप्रेशन, और इसीलिए अब इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इट विल बी इक्वल टू लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसीलिए ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, है ना। बिल्कुल इसको इजीली समझा जा सकता है, एक आसान क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्जेस plus q and minus q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of charge A is transferred to B, then force between the charges becomes। ठीक है, सवाल समझाता हूं। कह रहा है कि पहले दो पॉइंट चार्जेस थे A एंड B, A के चार्ज की वैल्यू प्लस q थी, B के चार्ज की वैल्यू माइनस q थी, और उनके बीच में रहने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू थी कितनी, F, है ना। पहले उनके बीच में रहने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू थी F। अब अगर A का 25% चार्ज पार्टिकल B की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाए तब उस केस में उनके बीच में रहने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, हमको ये कहा गया है। तो देखिए, तो मान लिया जाए ये A है, ये B है, इसके चार्ज की वैल्यू होगी प्लस q, इसके चार्ज की वैल्यू होगी माइनस q, और क्योंकि दोनों अनलाइक चार्जेस हैं इसके लिए इनके बीच में रहने वाला जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स F था शुरुआत में वो अट्रैक्टिव नेचर का रहा होगा, और F की वैल्यू कितनी रही होगी, इट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, इनके बीच के डिस्टेंस को मैं फिलहाल R मान लेता हूं तो यहां पर R स्क्वायर आ जाएगा।
एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालते हैं तब हम चार्जेस के साइन का यूज नहीं करते। यहां पर आप ये मत सोचना कि मुझे बी के लिए यहां पर माइनस क्यू पुट करना चाहिए। हम इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और जब भी हम फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालते हैं तब हम चार्जेस के साइन का यूज नहीं करते, हम चार्जेस के सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं। ये माइनस और ये प्लस इस बात का जस्टिफिकेशन है कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो लेफ्टवर्ड है। अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड या फिर दोनों ही नेगेटिवली चार्ज्ड होते तब इस फोर्स को मैं लेफ्ट की तरफ ना लेकर के राइट की तरफ ले लिया होता, है ना। तो यहां पर एफ लेफ्ट की तरफ है, इस बात को मैं जान पा रहा हूं प्लस और माइनस साइन की मदद से, बट फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए मुझको यहां पर माइनस साइन पुट करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट को हम फील्ड निकालने के दौरान भी यूज करते हैं कि जब भी आप किसी भी चार्ज के लिए फील्ड फाइंड आउट करते हैं तब आप उस चार्ज के नेचर से ये जस्टिफाई करते हैं कि फील्ड का डायरेक्शन अवे होगा कि टुवर्ड्स होगा। इसके जस्ट पहले वाले सवाल में भी हमने देखा कि दो लाइन चार्जेस थे, एक लाइन चार्ज की वैल्यू या उसकी चार्ज की डेंसिटी प्लस लैम्डा थी, दूसरे की लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू माइनस लैम्डा थी। और मैंने जब उन दोनों की फील्ड का सम किया तब मैंने सेकेंड लाइन चार्ज के लिए माइनस लैम्डा नहीं लिया, मैंने प्लस लैम्डा ही लिया। तो जब भी आपको दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना हो या किसी चार्ज के लिए फील्ड निकालना हो तब आप चार्ज के साइन से, उसके नेचर से ये समझें कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए। और जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे फोर्स या फील्ड के, आप चार्जेस के साइन को यूज नहीं करेंगे, हमें नहीं करना होता। तो ये मेरे पहले फोर्स की वैल्यू थी। अब बोला है कि 25% जो चार्ज ए का था वो बी की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया, तो उस हिसाब से फाइनली क्या होने वाला देखते हैं। तो अब ए के चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्योंकि 25% कम हो गया तो बचा कितना 75%, और इसीलिए चार्ज ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0.75 क्यू। 75% ऑफ क्यू यहां पर हो गया, 25% कम हो गया। नाउ अब बात करते हैं बी की। तो बी के पास 25% ऑफ क्यू पॉजिटिव चार्ज आया है और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो हम जानते हैं कि चार्जेस एडिटिव नेचर के होते हैं, वो स्केलर हैं, और इसीलिए अब माइनस क्यू के साथ अगर मैं 0.25 क्यू जो कि क्यू का 25% अगर ऐड कर दूं तो क्या होगा, तब डेफिनेटली बी के चार्ज की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.75 क्यू। यस और नो, आप खुद सोचिए ना, 25% इसका कम हुआ, लेकिन जैसे इसने दिया तो ये माइनस क्यू के साथ अगर मैं 0.25 क्यू को ऐड करता हूं तब उस केस में वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, माइनस 0.75 क्यू आ जाएगी। और क्योंकि अभी भी इनके चार्जेस का नेचर अपोजिट है, अभी भी फोर्स एट्रैक्टिव नेचर का होगा, एंड इस फोर्स को मैं एफ डैश मान लेता हूं। तो अब एफ डैश का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट के Q1 की जगह में आ जाएगा 0.75 क्यू, Q2 की जगह में अगेन 0.75 क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं किया है, तो पहले डिस्टेंस r लिया था तो अभी भी मैं r ही ले लेता हूं, तो यहां पर r स्क्वायर आ जाएगा। और अब हमें बताना है कि फोर्स अब फाइनली क्या होगा, मुझे एफ डैश के साथ, इसे मैं एफ डैश मान रहा हूं, इस न्यू फोर्स को मैं एफ डैश लेके चल रहा हूं, तो मुझे एफ डैश की वैल्यू बतानी है। तो फाइनली एफ डैश इक्वल्स टू, तो देखिए के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर मेरा इनिशियल फोर्स था, तो यहां पर मैं एफ लिख दिया। अब मेरे पास क्या बच गया, 0.75 इंटू 0.75 बच गया। 0.75 को मैं लिख सकता हूं 75/100, ये भी हो जाएगा 75/100। 75/100 को अगर मैं 25 से रिड्यूस करूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 3/4, यहाँ पर भी मिलेगा मुझे 3/4। 3/4 इंटू 3/4 करूं तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 9/16। एंड फाइनली हमारे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 9F/16। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा से बिलोंग करता है। 2019 में उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था जिसके कारण वहां पर नीट का पेपर दोबारा से कंडक्ट करवाया गया था, उसी से क्वेश्चन बिलोंग करता है। क्वेश्चन है स्फीयर एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ चार्जेस प्लस माइनस 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। आंसर इज 0। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। क्यों 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 क्योंकि गॉस लॉ से हम जानते हैं, गॉस लॉ से जानते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स की वैल्यू होती है नेट एनक्लोज्ड चार्ज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं कि जो डाइपोल होता है, डाइपोल के नेट चार्ज की वैल्यू हमेशा 0 होती है। एक डाइपोल बनता कैसे है, तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस
सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस को साथ में कंबाइनली हम एक डाइपोल कहते हैं। तो एक डाइपोल के नेट चार्ज की वैल्यू कितनी है? एक डाइपोल के नेट चार्ज की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? वो होती है 0। तो क्योंकि एक स्फीयर ने एक डाइपोल को एनक्लोज किया है, तो उस स्फीयर के लिए नेट एनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू 0 है, और इसीलिए फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, और इसीलिए ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीट 2019 उड़ीसा से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है, टू मेटल स्फीयर्स, वन ऑफ रेडियस r and the other of radius 2r respectively have the same surface charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge densities on them? ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। कह रहा है कि दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं जिसमें एक के रेडियस की वैल्यू r है और दूसरे की 2r है, बट उनके सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सेम है। तब अगर उनको कांटेक्ट में ला करके अलग कर दिया जाए, तब उनके न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज की वैल्यू क्या होगी, हमें पूछा गया है। तो यहां पर आपको एक चीज मैं बता दूं कि पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट हमेशा पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू पॉइंट एट लो पोटेंशियल होती है। अगर दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तब जो पॉइंट हाई पोटेंशियल में है वहां से लेकर के पॉइंट एट लो पोटेंशियल तक पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट होती है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, फ्रॉम द पॉइंट एट लो पोटेंशियल टू पॉइंट एट हाई पोटेंशियल नेगेटिव चार्जेस की मूवमेंट होती है। अब सवाल यह है कि चार्जेस की मूवमेंट कब तक होती रहेगी? तब चार्जेस की मूवमेंट तब तक होती रहती है जब तक उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 ना हो जाए, या फिर उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल की वैल्यू सेम ना हो जाए। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इस नीट पीवाईक्यू सीरीज में पहले के क्वेश्चंस के लिए भी हमने डिस्कस किया हुआ है, और इन बातों को आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। अब यहां पर क्योंकि दोनों की रेडियस की वैल्यू अलग अलग थी, तो डेफिनेटली दोनों स्फीयर्स के पोटेंशियल्स की वैल्यू भी डिफरेंट रही होगी, और जैसे ही उनको कांटेक्ट में लाया गया तब चार्जेस की मूवमेंट हुई, जिसके कारण दोनों के पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम हो गई। एंड फाइनली दोनों के पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम होने के बाद अब ये पूछा है कि अब उनकी न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हमको जवाब देना है। ठीक, तो यहां पर जो सवाल दिया उसको हम समझते हैं। तो यहां पर देखिए, एक मेटल स्फीयर है जिसके रेडियस की वैल्यू r, डेंसिटी सिग्मा। ये दूसरा मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस की वैल्यू 2r एंड डेंसिटी सिग्मा। अब मेरे सामने मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं कि यहां पर जो स्फीयर्स हैं वो तो डेफिनेटली सॉलिड नेचर के हम मानेंगे, क्योंकि अगर स्फीयर बोला है तो हम डेफिनेटली यहां पर क्या समझेंगे कि वो मेटेलिक स्फीयर जो भी है वो सॉलिड नेचर का है, होलो नेचर का नहीं है। अगर आपके पास टर्म यूज करता शेल, SHELL, शेल वर्ड यूज करता, तब उस केस में हम उसे होलो स्फीयर मानते, बट क्योंकि यहां पर सिंपली स्फीयर कहा है, तब इसे हम डेफिनेटली क्या मानेंगे, हम इसे मानेंगे सॉलिड स्फीयर। तो अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि यहां पर फिर सिग्मा क्यों डिफाइन किया गया है, यहां पर रो डिफाइन क्यों नहीं किया गया, यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम क्यों डिफाइन नहीं कर रहे, हम क्यों यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं? रीजन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्जेस जब मूव नहीं कर रहे होते, तब एक मेटल के द्वारा एनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये गॉस लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन या फिर एप्लीकेशन है। हम जब गॉस लॉ की बात करते हैं तो गॉस लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में हम ये बात समझते हैं कि एक मेटल के द्वारा एनक्लोज्ड नेट चार्ज की वैल्यू हमेशा 0 होती है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ चुका है। तो अगर चार्जेस की फर्दर मूवमेंट नहीं हो रही तो मेटल के अंदर नेट चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो मेटल के पास फिर चार्ज होता कहां पर है, सिर्फ उसके सरफेस पे। मेटल के वॉल्यूम में चार्ज नहीं होता, मेटल के सरफेस में चार्ज होता है। और इसीलिए इन दोनों सॉलिड स्फीयर्स के होने के बावजूद भी, अंदर मासेस के होने के बावजूद भी सारा का सारा चार्ज कहां पर है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है। मास यहां पर वॉल्यूम में है बट चार्ज यहां पर कहां पर है, सरफेस पे होती है। इसीलिए यहां पर सिग्मा को डिफाइन किया गया है। अब एक मेटेलिक स्फीयर के सरफेस में जो पोटेंशियल होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है V = Q/4πε0r। ये एक स्फीयर के पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है उसके सरफेस में। एक स्फीयर के सरफेस में जो भी पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। अब यहां पर देखिए, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहां पर प्रेजेंट है, सारा का सारा चार्ज प्रेजेंट है सरफेस पे, तो डेफिनेटली अगर मैं टोटल चार्ज के साथ टोटल एरिया को डिवाइड कर दूं उससे मुझे क्या मिल जाएगा, उससे मुझे मिल जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक
स्फीयर के एरिया की वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 पाई आर। तो 4 पाई आर स्क्वायर पाने के लिए एक आर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक आर डिनोमिनेटर में। तो इससे मुझको डिनोमिनेटर में मिल गया 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि मेरे मेटल स्फीयर के एरिया की वैल्यू हो गई। अब जब मैं टोटल चार्ज से टोटल एरिया डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, आर अपनी जगह पर एक रहने दो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया हमारे पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो आपको बिल्कुल यहाँ पर याद रखनी चाहिए। नाउ अब शुरुआत में इसकी पोटेंशियल कितनी रही होगी पहले वाले स्फीयर की, तो शुरुआत में इसकी पोटेंशियल को मैं V1 मान लेता हूं, जिसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके पोटेंशियल को मैं V2 मान लेता हूं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी सेम सिग्मा बट रेडियस की जगह में 2r डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं आपके सामने ये सवाल रखूं कि कौन हाई पोटेंशियल में है, तो डेफिनेटली ये हाई पोटेंशियल में और ये लो पोटेंशियल में, क्योंकि इसकी पोटेंशियल इसकी तुलना में 2 टाइम्स है। तो जैसे इनको आपस में टच करेंगे तब इससे चार्जेस की मूवमेंट, कौन से चार्ज की मूवमेंट होगा, पॉजिटिव, इससे पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट इसकी तरफ हो जाएगी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो इससे नेगेटिव चार्जेस की मूवमेंट इस वाले स्फीयर की तरफ हो जाएगी। और कब तक होगी, जब तक उनके पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम नहीं हो जाती। बात बिल्कुल आपको याद रखनी चाहिए। तो फाइनली जब इनको टच करके अलग किया गया तो मैं ये मान के चलता हूं कि इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हो गई सिग्मा 1 और इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हो गई सिग्मा 2, जो मुझे बताना है। ठीक है, बट अब इनकी क्या पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम हो गई, बिल्कुल हाँ। अब तो इन दोनों की पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो गई, तो अब इसकी न्यू पोटेंशियल क्या हो जाएगी, तो इसकी न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा 1 है, तो इसकी न्यू पोटेंशियल हो जाएगी सिग्मा 1। रेडियस में तो कोई बदलाव आया नहीं, एप्सिलॉन नॉट में कोई बदलाव आ नहीं सकता। अब इसके न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा 2 है, तो इसका न्यू पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सिग्मा 2, 2r में कोई बदलाव आ नहीं सकता, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी नहीं बदल सकता। और अब ये दोनों इक्वल हो गए होंगे, क्योंकि जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते तब तक चार्जेस मूव करते रहेंगे। फाइनली आप देखेंगे सिग्मा 1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा 2। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा पहला इक्वेशन है जो मुझे यहां पर मिल गया। अब क्योंकि मेरे पास 2 अननोन है तो मुझे इक्वेशंस भी 2 चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज को न तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ ट्रांसफर किया जा सकता है, बट चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉय। तो इन दोनों स्फीयर्स की मिला करके चार्ज पहले जितनी थी, इन दोनों स्फीयर्स की मिला करके चार्ज बाद में भी उतनी होनी चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मुझको एक और इक्वेशन मिल सकती है जिसकी मदद से फिर मैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल सकता हूं। तो नाउ सिग्मा के साथ अगर मैं एरिया मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझको क्या मिल जाएगा, मुझको मिल जाएगा इस स्फीयर का चार्ज। तो शुरुआत में इसकी चार्ज कितनी थी, तो शुरुआत में इसकी डेंसिटी सिग्मा थी और इसका एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू एरिया मेरा इस पहले वाले स्फीयर का टोटल चार्ज हो गया पहले वाला, इसका कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई, इसकी रेडियस 2r है जिसके स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4r स्क्वायर। और डेफिनेटली ये हमारे सेकेंड स्फीयर का इनिशियल चार्ज था, तो मिला करके टोटल चार्ज इतना रहा होगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब पहले स्फीयर के चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, अब हो गई है हमारी सिग्मा 1 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दूसरे स्फीयर के चार्ज की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2 इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर जो हो जाएगा 4r स्क्वायर। यस और नो। नाउ अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर दोनों साइड से मैं कैंसिल कर सकता हूं, मैं कैंसिल कर देता हूं, तो कैंसिल करते हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर मैंने दोनों साइड से कैंसिल कर दिया। फाइनली अब क्या मिलने वाला है, इंप्लाइज दैट सिग्मा प्लस 4 सिग्मा बिकम्स 5 सिग्मा इक्वल टू, यहां पर मुझे क्या मिलेगा सिग्मा 1 प्लस 4 सिग्मा 2, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 की मदद से सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 को निकाला जा सकता है। तो काम करते हैं, सिग्मा 1 की वैल्यू में यहां पर 2 सिग्मा 2 पुट करता हूं, 2 सिग्मा 2 प्लस 4 सिग्मा 2 बिकम 6 सिग्मा 2। डेफिनेटली सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी 5 सिग्मा अपॉन 6, एंड सिग्मा 1 की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2। तो इससे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2/6 को मैं लिख सकता हूं 1/3, सो ये हो जाएगा 5/3 सिग्मा। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। तो पहले स्फीयर के चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 5/3 सिग्मा, दूसरे की हो जाएगी
5/6 सिग्मा, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए, है कि नहीं? तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था।